पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में धुरंधर मूवी के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, चाहे वो सिनेमा के पर्सपेक्टिव से हो या पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से हो। तो इस मूवी को काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग पॉजिटिव रिसेप्शन मिला है ऑडियंस। ये कई सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रही है और इस मूवी के अगेंस्ट एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और नेगेटिव कैंपेन भी चल रहा है। तो इस मूवी ने मुझे भी काफी ज्यादा फैसिनेट किया। मैं भी इसको 2 बार देख चुका हूँ। अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो इंडिया की अब तक की सबसे बेस्ट स्पाई थ्रिलर मूवी है और बॉलीवुड में भी काफी समय के बाद इतनी वेल मेड और ब्रिलियंट मूवी बनी है जो कि एक ओरिजिनल आइडिया है, कहीं से छापा हुआ नहीं है और इसमें खुद रिसर्च की गई है। और जिस लेवल के पॉलिटिकल टॉपिक्स को ये टच करती है वो आज तक किसी मूवी ने नहीं किया। और ये जो पॉलिटिकल टॉपिक्स है काफी रेलेवेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव। तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा इस मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और पॉलिटिक्स। तो पहले तो मैं बात करता हूँ इसके सेट डिजाइन और एटमॉस्फेयर की। धुरंधर की टीम है, उन्होंने पूरा का पूरा जो सेट है लयारी का, उसको थाईलैंड में क्रिएट किया। आई थिंक वो 6 एकड़ के एरिया में उन्होंने वो सेट बनाया और काफी ज्यादा एक्यूरेट है वो रियल लाइफ से। और लयारी में कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो 5 पार्ट कराची सीरीज है वाइस मीडिया की, उसको आप देखें। तो उस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में जो लयारी वायलेंस हो रहा था लेट 2000s में और अर्ली 2010 में, उसको कवर किया गया। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाइस मीडिया लेफ्ट विंग मीडिया सोर्स है। तो जो लयारी के जो एरियाज हैं, उनके चौक्स हैं, रोड्स हैं, उसको काफी एक्यूरेटली बनाया गया। और जो ये लोकेशन है काफी फ्रेश फील होती है एक बॉलीवुड मूवी के लिए, क्योंकि आप ज्यादातर जो भी एक्शन मूवीज हैं उनकी लोकेशन काफी एक्सोटिक रखी जाती है। उन्हें बीचेस होते हैं, हीरो हीरोइन के साथ नाच रहा है, फालतू के स्टंटबाजी की जा रही है बिना किसी साइंस और फिजिक्स के। और जिस स्केल पे ये मूवी बनाई गई है तो उसके हिसाब से इसका बजट भी काफी कंट्रोल्ड है। 280 करोड़ में इन लोगों ने 2 मूवी बना डाली, वो भी इतने हाई लेवल ऑफ डिटेल के साथ। और इस मूवी में काफी हैवी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया गया है, सीजीआई पे रिलाई नहीं किया गया एज अपोज टू अदर मूवीज। तो हैट्स ऑफ टू आदित्य सर एंड द सेट डिजाइनर। तो अब बात करते हैं एक्टिंग की। हर एक कैरेक्टर को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है, उनको कार्टूनिशली इविल नहीं बनाया गया या फिर हीरोइक नहीं बनाया गया, एज अ ह्यूमन ट्रीट किया गया। तो अक्षय खन्ना काफी लोगों के लिए एक स्टैंड आउट कैरेक्टर इस मूवी में, क्योंकि जो ये फर्स्ट पार्ट है उसमें उस पर ज्यादा फोकस किया गया। और रहमान डकैत को लिटरली 4 एंट्री सीन दिए गए हैं मूवी, इसीलिए इतने ज्यादा ऑरा फार्मिंग मीम आप देख रहे हो। तो अक्षय खन्ना की जो परफॉर्मेंस है वो काफी मेनेसिंग है और नुआंस्ड है। तो हम उसका जो दर्द है वो महसूस कर सकते हैं जब उसके बच्चे की मौत होती है। तो हमें डिस्गस्ट भी होता है उसके एक्शंस को देख के। और जो आर माधवन है वो तो एकदम अनरिकॉग्नाइजेबल लग रहे थे एज अजय सान्याल। तो उनके कैरेक्टर तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कई सिनेरियो में हेल्पलेस हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल, और कितने कंपल्शन लिमिटेशंस में काम करते हैं अंडर द इंडियन स्टेट, जो कि एक काफी कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है। लेकिन इतने हर्डल्स के बाद भी वो अपने देश को बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश। और जो राकेश बेदी हैं वो बेसिकली स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है सारी सपोर्टिंग कास्ट में, क्योंकि एक कॉमिक रिलीफ वो प्रोवाइड करते हैं एक ओवरऑल इंटेंस मूवी में। और अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो 2 से 3 कैरेक्टर का आई थिंक मिक्सचर है और उनका इतना बड़ा रोल नहीं है इस मूवी में, लेकिन आगे वाली मूवी में होने वाला है। सो उनका जो टॉर्चर सीन वो वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम है मूवी में, काफी रियलिस्टिक भी वो लगता है। तो उस कैरेक्टर के थ्रू हमें दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस है, जिसमें आईएसआई आती है, आर्मी आती है, उसके अंदर कितनी डीप हेट्रेड है इंडिया के लिए और उसको मजा आता है इंडियंस को टॉर्चर करने में, उनको मारने में। तो वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तानी की रियल रूलिंग क्लास को। और बाकी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, गैंगस्टर्स हैं, टेररिस्ट, वो उनके कठपुतली हैं। और ये चीज मूवी ने भी हमें सिंबॉलिकली दिखाने की कोशिश की है। जैसे एक सीन है जिसमें जब रहमान डकैत सारे कैरेक्टर धमकी दे रहा होता है कि कोई भी उससे दगाबाजी करेगा तो उसको वो कसाई नुमा मौत देगा। तो बाकी सारे कैरेक्टर्स डर जाते हैं इंक्लूडिंग हमजा और जो खनानी, लेकिन केवल जो मेजर इकबाल है हंसता है कि भाई देख लेंगे भाई तू जो क्या करता है। तो बेसिकली उसको किसी का फेयर नहीं और वो सिग्निफाई कर रहा है कि पाकिस्तान पर राज वही करते हैं और कोई नहीं। तो अब बात करते हैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा की। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है मूवी में और बेस्ट कैरेक्टर भी। तो इसको काफी रियलिस्टिक रखा गया है। ये कभी बोलता है जब इसको बोलने की जरूरत होती है और इसका हर एक एक्शन पाकिस्तान में अपने मिशन को पूरा करने की तरफ होता है, जो कि है इन्फिल्ट्रेट करना पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क। और ये कैरेक्टर फालतू में कोई पाकिस्तान में हीरोइन के साथ घुंघरू नहीं तोड़ रहा अपने या नाच नहीं रहा। हर चीज मेथोडिकल है, हर चीज रियलिस्टिक है। तो ये जो कैरेक्टर है वो फ्लॉड और कॉन्फ्लिक्टेड जस्ट लाइक एनी ह्यूमन बीइंग। इसको ओवरटली हीरोइक भी नहीं दिखाया गया लाइक मेनी नेशनलिस्ट मूवीज। और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है आदित्य धर ने बहुत ही यूनिक वे में दिखाया। तो जो हमजा है उसको रहमान के गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने में कई साल लग जाते हैं, करीब समझ लो 2-3 साल का उसको वक्त लग जाता है उस विश्वासु आदमी बनने में। तो हमजा हर चीज अपने पावर में करता है रहमान का ट्रस्ट गेन करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी भेज सके भारत में। तो इस प्रोसेस में वो 2611 के जो टेररिस्ट है उनकी भी मदद कर देता है और उनको रोकने में वो फेल हो जाता है। तो जो रेड स्क्रीन आती है जब वो 2611 वाला सीन चल रहा होता है, तो वो हमारे लिए भी एक रिमाइंडर होता है और हमजा के लिए भी रिमाइंडर होता है कि वो काफी ज्यादा इविल लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जो कि कुछ भी करेंगे अपनी पावर में भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये सीन ब्रिलियंटली डिस्ट्रॉय करता है सारी रिलेटेबिलिटी और सिंपैथी को जो कि ऑडियंस और हमजा ने डेवलप की थी रहमान और उसके गैंग के थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। और ये दिखाया गया है कि उनमें और आईएसआई में ज्यादा फर्क नहीं है
और एट द एंड ऑफ द डे दोनों के ही दुश्मन भारत है। और ये सीन सिंबॉलिक भी है उन इंडियंस के लिए जिनका अभी भी एक पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स पाकिस्तान और वो अभी भी अमन की आशा में बिलीव करते हैं। और जो हमजा की हेल्पलेसनेस है और डिस्गस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है हर उस इंडियन की फीलिंग को जो कि विटनेस था उन टेरर अटैक्स का, वो और कुछ नहीं कर सकता था। और रणवीर ने परफेक्टली पोर्ट्रे किया है इन फीलिंग्स को बिना ओवर ड्रामेटाइजेशन के। और ये जो सीन है और एक्सपीरियंस है वो हमजा को फोर्स करता है अपने मिशन को फास्ट ट्रैक करने। और हमजा कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में डाला गया, उसको चोट लगती है, उसको मारा जाता है, वो इमोशनली ट्रॉमा झेलता है विद द अमाउंट ऑफ पेन एंड सफरिंग जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसका जो प्रेम है अपने देश के प्रति वो उसको जिंदा रखता है। तो कुछ साल पहले एक और मूवी आई थी जिसका नाम था राजी, उसमें भी ट्रॉमा और कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया था एक इंडियन स्पाई। ये ट्रॉमा और कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के चक्कर में जो डायरेक्टर है उसने पाकिस्तानियों के साथ सिंपैथाइज करना शुरू कर दिया, जो कि इवन मोर डिस्गस्टिंग है जब आप जानोगे कि ये पिक्चर एक बुक पे बेस्ड थी जिसमें ऐसी कोई सिंपैथी नहीं थी पाकिस्तानियों के प्रति। और इसके जो राइटर है उन्होंने ओपनली बैश किया था इस मूवी को। तो ट्रॉमा और कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के कई तरीके होते हैं, उसके लिए आपको पाकिस्तानियों के सिंपैथाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अगला जो प्लस पॉइंट है इस मूवी का है उसका बीजीएम। 3.5 घंटे की मूवी है और सबसे ज्यादा जो ग्रिपिंग चीज है स्टोरी के बाद वो है बीजीएम, जो कि हमें हुक करके रखता है हर एक सीन में। हर एक सॉन्ग को स्ट्रेटेजिक पोजीशन में प्लेस किया गया, जैसे कि जब स्पाइस डिस्कस कर रहे हैं एक मिशन को तो एक अप्रोप्रिएट गजल चल रही है। जब हमजा अपने पहले मिशन में जाता है रहमान के बेटे को बचाने, तो जो रंबा हो म्यूजिक है उसका टेम्पो चेंज होता है जैसे मिशन की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और सबसे ब्रिलियंट सीन तो तब है जब वो लुट गया वाला म्यूजिक बजता है, तो जो पार्टी लीडर है वो डिक्लेयर करता है रहमान को एज कैंडिडेट फॉर लयारी इंस्टेड ऑफ जमाली। जो कैमरा है वो जमाली पे फोकस करता है जब वो सॉन्ग बज रहा होता है, फिर वो हमजा की तरफ फोकस करता है तो जमाली जो है हमजा को एकदम गौर से देख रहा है और वो अपने मन में ही सोच रहा है कि इस इंसान के कारण मेरा पॉलिटिकल करियर भी और ये मेरी बेटी को भी भगा के ले गया। सो दैट वाज ब्रिलियंट। तो म्यूजिक प्रोडक्शन इस मूवी का बहुत अच्छा है, मैं इसको एनिमल से भी बेटर बोलूंगा। तो जो रिमिक्सेस हैं रेट्रो सॉन्ग्स काफी बढ़िया है, रैप सॉन्ग्स को भी इंक्लूड किया गया है, हनुमान काइंड के, रेबल के, और सारा का सारा क्रेडिट जाता है शाश्वत सचदेव को और रितेधर को प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए म्यूजिक की और कंपोजिशन के लिए। तो जो स्क्रीन प्ले और बीजीएम है इस मूवी की रिवॉचेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। तो अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी और पॉलिटिक्स के, जो कि सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो जो ज्यादातर जो एलिट क्रिटिक्स हैं उन्होंने इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ है सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉलिटिक्स रेदर देन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो जो पॉलिटिक्स है इस मूवी में वो कम्प्लीटली अनअवॉइडेबल, बिना पॉलिटिक्स के आप इस मूवी को लिख ही नहीं सकते थे पहली बात, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल एक्शन मूवी नहीं है। और इस मूवी में जो काउंटर टेररिज्म है उसको पोर्ट्रे किया गया है और जो टेरर, फाइनेंसिंग, क्रिमिनलिटी का नेक्सस है उसको बहुत ही सिंपल भाषा में ऑडियंस को समझाया गया है। तो इन सब चीजों में पॉलिटिक्स तो आएगी आएगी, चाहे आप जितना अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर आप उसको अवॉइड करोगे तो मूवी का एक्सपीरियंस और खराब हो जाएगा। सो कुडोस टू आदित्य धर फॉर स्टिकिंग टू हिज गन्स। तो इस मूवी को एंटी पाकिस्तान भी कहा जा रहा है। सो एक बात बताओ मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही बात कि जिस मूवी की प्रेमाइस ही यही है कि एक स्पाई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को, तो वो मूवी ऑटोमेटिकली एंटी पाकिस्तान होगी चाहे आप जितना अवॉइड करने की कोशिश करो। सो हाउ कैन दैट बी अ डीमेरिट पॉइंट। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इंडियन को इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि इसी साल एक मेजर टेररिस्ट अटैक किया था इंडिया पे पाकिस्तान ने, और जो उनके हेड ऑफ स्टेट्स हैं और उनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर कर चुकी है इंडिया को एज देयर इटर्नल एनिमी। सो आप क्यों पाकिस्तान को डिफेंड करने में लगे हुए हो। और जो कुछ क्रिटिक्स हैं उस मूवी को मिसोजिनिस्ट भी बोल रहे हैं, यार मूवी में कुछ मिसोजिनिस्ट नहीं है, क्योंकि जो स्टोरी है इसका जो प्रीमाइस है इसमें फीमेल कैरेक्टर्स का स्कोप ही बहुत कम था और जितने भी फीमेल कैरेक्टर रखे गए हैं उनको काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया है। तो कुछ लोगों को इस मूवी की मैस्कुलिनिटी से प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो किसी डीयू के कॉलेज के लिबरल आर्ट्स क्लब को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा है, वो एक ड्रेडेड पाकिस्तानी गैंग को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। तो उसका मैस्कुलिन होना एक रिक्वायरमेंट है। और कई क्रिटिक्स हैं और जो लेफ्ट विंग इकोसिस्टम है इस मूवी को प्रो बीजेपी भी बोल रहा है कि भाई, कुछ पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मोदी ने मतलब इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो जो मूवी है वो बीजेपी गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों को क्रिटिसाइज करती है। जो कांदाहार हाईजैक हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, वो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम हुआ था। और जो 26/11 है और भी कई सारे टेररिस्ट अटैक है वो यूपीए के टाइम पे हुए थे। तो बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही क्रिटिसाइज किया गया है मूवी में। और जो फेक करेंसी की बात की जा रही है वो एक बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म मूवी ने उठाया, क्योंकि यूपीए के टाइम पे एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इंडियन नोट्स बनाने का जो कि पाकिस्तानी नोट्स भी बनाती थी। तो कितना बड़ा ये सिक्योरिटी ब्लंडर है और इसमें कितना करप्शन किया गया ये आप सोच सकते हो। तो ये मूवी डेफिनेटली काफी क्रिटिकल है प्रीवियस गवर्नमेंट को, और अब ये भी कह सकते हो मूवी प्रो मोदी है। तो आदित्य धर ने अपनी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स है वो कभी भी छुपाई नहीं है। उन्होंने मल्टीपल मूवीज बनाई है, चाहे आप आर्टिकल 370 ले लो, पूरी ले लो, जिसमें उन्होंने जो मोदी गवर्नमेंट की डिफेंस पॉलिसीज है उनको काफी प्रेज किया। और ये एक फैक्ट भी है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी जो डिफेंस पॉलिसीज हैं वो प्रीवियस जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट उससे काफी बेहतर रही है। टेररिस्ट अटैक काफी ज्यादा कम हुए हैं भारत में और ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी को काफी बूस्ट किया गया है। तो मुझे नहीं लगता ये एक डीमेरिट पॉइंट की तरह कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टर्स अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स अपनी मूवीज में हमेशा से डालते आए हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। अनुराग कश्यप ओपनली एंटी मोदी हैं, अपनी मूवीज में कहीं ना कहीं वो थीम्स डालते ही हैं। यस, और बॉलीवुड में कई सारी टेक्निकली वेल मेड मूवीज बन चुकी हैं
क्योंकि ओपनली सिंपैथाइज करती हैं टेररिस्ट के साथ, पाकिस्तान के साथ और सेपरेटिस्ट के साथ। आप हैदर मूवी का एग्जांपल ले लो। हैदर मूवी बहुत ही वेल मेड मूवी है। वैसे तो उसको मार्केट किया गया एज अ शेक्सपियरियन ड्रामा, लेकिन वो मूवी एक्सट्रीमली बायस्ड है टुवर्ड सेपरेटिस्ट। इंडियन आर्मी को उसको एनिमी की तरह दिखाया गया है, हिंदूज के जो सिंबल हैं उनको ईविल दिखाया गया है, और इस मूवी में काम किया हुआ एक एक्टर लिटरली एक टेररिस्ट बन चुका है। तो इस तरह की पॉलिटिकली बायस्ड मूवी हमेशा से बनती आई है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो ये डीमेरिट पॉइंट कैसे हो सकता है? और कई जो क्रिटिक्स हैं और रिव्यूअर्स हैं इसको प्रोपेगेंडा मूवी भी कह रहे हैं, या प्रो इंडिया प्रोपेगेंडा मूवी है बेसिकली आप कह सकते हो। और इस तरह की मूवी तो अमेरिका है, हॉलीवुड है, वो तो 50-60 साल से बना रहा है यार, उनको तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो। आर्गो बन चुकी है, जीरो डार्क 30 है, टॉप गन है, कितनी मूवीज हैं यार जिसमें अमेरिका को ग्लोरीफाई किया है। आप एवेंजर्स मूवी तक ले लो यार, उसमें अमेरिका के सुपर हीरोज बचा रहे हैं पूरी दुनिया को। प्रोपेगेंडा मूवी हमेशा से बनती आई है, आप उसको टेक्निकल एस्पेक्ट से जज करो ना। अब कई सारे जो लेफ्ट विंग रिव्यूअर्स हैं अमेरिका में, वो भी टेक्निकली वेल मेड राइट विंग मूवीज को ठीक ठाक रिव्यू ही देते हैं, वो जबरदस्ती उसको नेगेटिव रिव्यू नहीं देते पॉलिटिक्स के कारण। पर आपको अगर अच्छे से समझना है प्रोपेगेंडा और जो नेशंस नैरेटिव्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप एक्स रॉ चीफ है विक्रम सूद, उनकी बुक को पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो ये लगता है जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं या फिर जो रिव्यूअर्स ही हैं, उनको इस मूवी के प्रो मोदी होने से प्रॉब्लम है। बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेक्निकली कितनी वेल मेड मूवी है ये। अरे यार वो पठान मूवी को अच्छा रिव्यू दे चुके हैं यार, जबकि उस मूवी में ओपन सिंपैथाइजेशन था पाकिस्तान के साथ। आईएसआई के एजेंट्स भाई इंडिया को बचा रहे हैं। अरे भाई पागल हो क्या? इन लोगों में प्रोफेशनलिज्म जैसी कोई चीज नहीं है, इनको बस अपना एजेंडा चलाना है। ये मूवी रिव्यूअर्स नहीं है, ये एक्टिविस्ट है। और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को तो मुझे समझ भी आता है कि वो पॉलिटिकली जज करेंगे एक मूवी को, लेकिन जो मूवी रिव्यूअर्स हैं उनको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए, एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए। तो जो लेफ्टिस्ट थे वो विवेक अग्निहोत्री के लिए तैयार थे, लेकिन आदित्य धर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री थोड़ा कम सटल मूवीज बनाते हैं। उनकी मूवी काफी आउटवर्ड होती हैं, वो टॉपिक्स को काफी डायरेक्टली रेज करती हैं। जैसे कश्मीर फाइल ले लो आप, तो कभी कभी वो सक्सेसफुल होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं, और मोस्टली ये लोग इग्नोर ही कर देते हैं उन मूवीज को। लेकिन वो धुरंधर को इग्नोर नहीं कर पाए। लेकिन आदित्य धर एक काफी टेक्निकली ब्रिलियंट डायरेक्टर है, और उन्होंने एक धुरंधर जैसी मेन स्ट्रीम मूवी बनाई विद मेन स्ट्रीम एक्टर्स एंड विद अ बिग बजट। और ये मूवी अनअबैशेडली पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज करती है। और सीरियसली बोलूं मैं, जो ज्यादातर पब्लिक है उसको फर्क भी नहीं पड़ता है कि इस मूवी में पॉलिटिक्स है कि नहीं है। उनको मूवी एंटरटेनिंग चाहिए। अगर मूवी एंटरटेनिंग है तो वो देखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं देखेंगे, चाहे इस मूवी की पॉलिटिक्स कुछ भी हो। और धुरंधर मूवी की एक खास बात यह है कि ये पहली मेन स्ट्रीम मूवी है जिसने जो बलोच पीपल हैं उनकी जो खराब हालात हैं और जो पाकिस्तान एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है उन पे, उसको पोर्ट्रे किया है। तो धुरंधर मूवी को 6 गल्फ कंट्रीज में ही बैन किया जा चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ये स्पाई यूनिवर्स है इसमें इतना ज्यादा पाकिस्तान प्रेम क्यों भरा पड़ा है, क्योंकि इनको अपने देश से ज्यादा पैसा प्यारा है। और धुरंधर मूवी इंडियंस को इंप्रेस करने के लिए बनी हुई है, ये पाकिस्तान या गल्फ को इंप्रेस करने के लिए नहीं बनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसी और मूवीज बने, और पार्ट 2 के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो थिएटर में जाके देखें, बिकॉज इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।